चलिए स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। एक लंबे समय अंतराल के बाद चैनल पर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखने को मिला है और अब से यहाँ पर रेगुलरिटी बनी रहेगी और चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलती रहेगी। ये क्लास यानी कि इस श्रृंखला के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होने वाले हैं ये 69वीं बीपीएससी सहित बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से चीज़ें मैं आपके लिए लाता हूँ ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो निसंदेह आप पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था ये प्रश्न था कि हाल ही में मिश्रा समिति की 1976 की रिपोर्ट खबरों में है, बताएं कि यह किससे संबंधित है। इससे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। ये संबंधित है यानी कि मिश्रा समिति की 1976 की जो रिपोर्ट संबंधित है ये जोशी मठ उत्तराखंड से संबंधित है। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों को बता दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऐसे में आपके लिए एक ऑफर है बीपीएससी मेकर ऐप पर। इस वीडियो के अंत में ऑफर की तमाम जानकारी दी जाएगी, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर बिहार में ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव भोजपुर बिहार में आयोजित हुआ इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किया गया। पशुपति कुमार पारस के बारे में आपसे भी जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, इनके छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस। बात हुई यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी की, तो ऐसे में कई सारी जानकारी यहाँ पर हमने दिया है जहाँ से एग्जाम में पहले भी प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। जैसे कि इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। 28 नवंबर सन 2000 को रामविलास पासवान ने इस पार्टी की नींव रखी थी, यानी कि जो इसकी स्थापना की गई थी ये स्थापना हुई थी रामविलास पासवान के द्वारा 28 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। और हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि 28 नवंबर 2022 को इसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि पिछले वर्ष 28 नवंबर को लोजपा का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। हमारा अगला पॉइंट है कि रामविलास पासवान को 2021 में मरणोपरांत लोक मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो यह पुरस्कार 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो इस प्रकार से चीज़ों को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है। एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि जितने भी छात्र फ्रेश तरीके से 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स तैयार करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक अलग से नई कॉपी जरूर तैयार कीजिएगा। वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक अवश्य लिखेगा। और रही बात यहाँ पर इस श्रृंखला के PDF फाइल की, तो ये सभी PDF फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये भी प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समीर कुमार महासेठ। इस पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दे दूं कि बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ ने पटना में आयोजित ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 के दौरान एक भारतीय कवि राजनयिक अभय कुमार द्वारा संपादित पुस्तक जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, तो इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया है। तो किनके द्वारा किया गया ये ध्यान रखिएगा, मौजूदा उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ द्वारा अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा इसमें अगला पॉइंट है, इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि इस पुस्तक का जो प्रकाशक है ये हार्पर कॉलिंस है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया, जैसे कि यह पुस्तक विगत 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। और इसी के तहत आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी ध्यान रखना है कि जिसका अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, उर्दू, पाली, संस्कृत और जैसी विभिन्न भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसे नाम दिया गया द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जिसमें विगत 2600 वर्षों की अवधि में जितनी भी लघु कथाएं या फिर कविताएं लिखी गई है उसका संग्रह इसमें किया गया है। हाल ही के दिनों में जो 68वें बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, जहां पर करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रश्न बहुत डीप में जाकर पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में इसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिटेल में अवश्य पढ़िएगा, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नजर डालिए ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी में हमने लिखा है विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि आपको इस बात का ध्यान रखना है ये बिहार के नए गवर्नर अर्थात बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, नोट कर लीजिएगा विश्वनाथ आर्लेकर। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने पणजी में कदम्बा परिवहन निगम बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी नितिन वल्सन ने किया है। यह भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना गोवा में आयोजित हुआ, गोवा की राजधानी पणजी में। हमारा इसमें अगला पॉइंट होगा आयोजन तिथि की। तो इसका आयोजन तिथि था 1 से लेकर के 3 मार्च 2023। नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य की। तो इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्देश्य यहाँ आने वाले को मोटे अनाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उसे दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका एक लक्ष्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये पणजी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के साथ हाल ही में नेशनल साइंस डे 2023 कब मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया है। इसका थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल साइंस डे 2023 अभी हाल ही में 28 फरवरी 2023 को मनाया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साइंस डे के तौर पर मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी, ये साल 1987 में शुरू हुई थी, यानी कि आज ही के दिन 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसको लेकर 1987 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साइंस डे के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई या फिर मनाया जा रहा है। और इसमें आपको ध्यान रखना है रमन इफेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने चर्चा किया कि इसी दिन यानी कि 28 फरवरी को ही 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अब ये रमन इफेक्ट क्या है, तो इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी और उन्होंने साबित किया था कि अगर कोई प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्टेड होता है और जिसकी वेवलेंथ में बदलाव होता है। यही है रमन इफेक्ट। इसकी खोज की गई थी 28 फरवरी 1928 को। और आपको ध्यान रखना रमन इफेक्ट के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनसे संबंधित इसी में एक पॉइंट ये भी बना है कि वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे। आपको ध्यान रखना है इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे पहले एशियाई बने थे। और साथ साथ बात करें हम यहाँ पर भारत रत्न की, तो 1954 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। बात है 1954 की, तो 1954 से संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में आपका पूछा गया है। हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि पंचशील समझौता जो कि भारत और चाइना के मध्य हुआ था, ये 1954 में ही हुआ था।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये इसका कौन सा संस्करण था, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, नोट कीजिएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ साथ इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। आप यहाँ पर जियोर्जियो मेलोनी के देख सकते हैं, ये इटली की प्रधानमंत्री है। हमारा अगला पॉइंट हो गया वर्ष 2023 के रायसीना डायलॉग की थीम यानी कि विषय की बात करें तो उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है जो कि नोट करेंगे आप। और फिर इसमें हमारा अगला पॉइंट है रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब और क्यों हुई थी। तो इसी से संबंधित एक पॉइंट है कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर मंथन करने और उसका हल निकालने के लिए रायसीना डायलॉग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। नोट कीजिएगा, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और अभी हाल ही में ये 8वां संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी इसमें शामिल थे, तो इटली की। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न होगा कि बोला टिनुबू निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप यहाँ पर बोला टिनुबू को इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजीरिया। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि नाइजीरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इससे पहले वे लागोस राज्य के गवर्नर थे। नाइजीरिया में एक राज्य है लागोस जिसके वे गवर्नर भी रह चुके हैं और हाल ही में अभी ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाइजीरिया से संबंधित कि नाइजीरिया अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक देश है। अफ्रीका महादेश में ये नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक देश है। नाइजीरिया की राजधानी की बात करें तो अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी अर्थात मुद्रा है ये नाइजीरियाई नायरा है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइजीरिया के बारे में कि नाइजीरिया के इग्बो ओरा शहर को जुड़वा बच्चों की राजधानी या फिर ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसे जुड़वा बच्चों की राजधानी या फिर ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये नाइजीरिया का एक शहर है इग्बो ओरा और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। औसतन 1000 बच्चों में 158 जुड़वा बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं। इसी को लेकर के इग्बो ओरा शहर को जुड़वा बच्चों की राजधानी या फिर ट्विन टाउन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि किसी महिला को नासा ने पहली बार विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बताएं कि निम्न में से वे महिला कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकोला पॉक्स, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। निकोला पॉक्स यही है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये इंग्लैंड की रहने वाली है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जो स्थापना हुई थी ये 29 जुलाई 1958 को हुआ था और नासा अपनी स्थापना के बाद पहली बार, इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में पहली बार नासा ने साइंस चीफ यानी कि विज्ञान प्रमुख पद किसी महिला वैज्ञानिक निकोला पॉक्स को दिया है। ये पहली बार हुआ है और ऐसे में आपको ध्यान रखना कि सौर वैज्ञानिक निकोला पॉक्स का जन्म इंग्लैंड के हिचीन में हुआ था, यानी कि वे मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले वे हेलियोफिजिक्स डिवीजन की हेड थी नासा में। हमारा अगला पॉइंट है कि निकोला पॉक्स नासा के जिस यूनिट का कमान संभालेगी इसका सालाना बजट करीब $1 अरब का है। और इससे संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि उन्हें वर्ष 2020 में नासा के उत्कृष्ट नेतृत्व मेडल से सम्मानित किया गया था। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये किस देश की रहने वाली है, इन्हें पहली बार जो यहाँ पर शामिल किया गया है नासा में, ये मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये पहली महिला है जो इस पद पर पहुंची है, साइंस चीफ के पद पर। और नासा की स्थापना कब हुई, ये नासा क्या है, ये तमाम चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट होगा 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, विकल्पों पर जब आप नजर डालेंगे तो ऐसे में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप इस तस्वीर को देख के भी समझ सकते हैं इसका राइट आंसर लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पेरिस में आयोजित हुए एक पुरस्कार समारोह में लियोनेल मेसी को वर्ष 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ये ध्यान रखें, पुरुष वर्ग में फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभी हाल ही में लियोनेल मेसी को चुना गया। और आपको ध्यान रखना, महिला वर्ग की बात करें तो वहीं महिलाओं में एलेक्सा पुटेलस ने लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है। तो वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में लियोनेल मेसी ने अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जिताया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले इसी श्रृंखला में दिया था। हम अगले पॉइंट की बात करें तो फ्रांस को 4-2 से हराकर तीसरी बार अर्जेंटीना ने इस विश्व कप को अपने नाम किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जितना भी करंट अफेयर्स का आपका क्लास छूटा हुआ है, जितना भी करंट अफेयर्स आपके छूटे हैं, उसका एक वीडियो चैनल पर जल्द अपलोड होगा। हालांकि हमने आपको जनवरी 2022 का कवर करा दिया है, फरवरी का बचा हुआ है, फरवरी का भी जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। और रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपका जल्द ही 1 से 2 दिन में आपका एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाएगा, मंथली वाला। आप वहां से इसे डाउनलोड करके चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम आज के हैं नवे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में आई मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार भारत के जीडीपी की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान है। ऐसे में आपको ध्यान रखना कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि और मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए साल 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया। हालांकि इससे पहले जो ये निर्धारित था कि 4.8% था, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया, यह पहले 4.8% था, जिसे अब बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया है। पहले कितना था, अब कितना किया गया है, ये इस तरह से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जीडीपी की, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर होता होगा, ये आखिर है क्या। हालांकि अधिकतर लोग जानते होंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो किसी एक साल में एक देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल मूल्य वैल्यू को ही जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे ध्यान रखेगा, इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेश मल्होत्रा को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा को हाल ही में प्रेस सूचना कार्यालय अर्थात पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है और उन्होंने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है। और आपको ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त प्रिया कुमार को डीडी न्यूज की महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इस विषय को नोट करना है। पीआईबी की बात करें तो पीआईबी की स्थापना जून 1919 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुपमा उपाध्याय। अब यहाँ पर हम बात करें पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत की अनुपमा उपाध्याय ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने अपने नाम किया। जबकि वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो उन्होंने महिला एकल फाइनल मैच में आकर्षि कश्यप को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। पुरुष वर्ग की बात करें तो वहीं मिथुन मंजुनाथ ने फाइनल मैच में प्रियांशु रजावत को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। हमारा अगला पॉइंट है गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली ने महिला युगल का खिताब अपने नाम किया, जबकि हेम नागेंद्र बाबू और कनिका कंवल ने मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को जरूर नोट कीजिएगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है। तो राइट आंसर होगा ये अभी हाल ही में श्रीनगर में आयोजित हुई। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कहां से समाधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बतलाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दूँ कि जो मार्च 2023 से 69वीं बीपीएससी का कोर्स स्टार्ट हुआ है। आपको ध्यान रखना, एक ऑफर हमने आपको दिया था 1 मार्च 2023 तक के लिए। ये ऑफर को पुनः से अपडेट कराया गया, यानी कि इसकी जो अवधि ऑफर की ये बढ़ाकर किया गया है
5 मार्च, ये आपका जो ऑफ़र है ये 5 मार्च तक ये वैलिड है। जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलने वाली है ये 18 महीने के लिए मिलेगी, मात्र और मात्र 399 रुपये में। ध्यान रखें, आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है BM100, तभी जाके आप ये फ़ायदा ले पाएंगे। ये ऑफ़र प्रथम 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आपके 69वीं BPSC एग्जाम के लिए जो स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा। साथ साथ इसमें आपका टेस्ट सीरीज, बिहार जीके आदि इंक्लूड रहेगा। करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला इसमें शामिल है। आपको दोबारा से कहीं भी किसी भी चीज़ को तैयार करने की आवश्यकता नहीं, वो तमाम चीज़ें यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इस ऑफर का आप लोग जरूर लाभ उठाइए। ये 5 मार्च 2023 तक आपके लिए वैध है। कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100। चलिए, और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का भी एक स्पेशल कोर्स है, वहाँ पर भी ऑफर है। आप उसे मात्र और मात्र 198 में ही प्राप्त कर सकते हैं 1 साल के लिए। अगर आप मान के चलते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो उसके लिए करंट अफेयर्स कोर्स को आप परचेज करेंगे, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा बिहार के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इसमें जो ऑफर है ये प्रथम 500 छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।